ओके जी। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जिसको हम स्प्रिंग कटार भी कह रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा देखा जाएगा जैसे ही मौसम बाहर आएगा तो क्लिनिक में इसके केस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। और वर्नल कटार भी इसको कहते हैं, वर्नल की बेस पे। और ये एक रिकरेंट इन्फेक्शन है, मतलब ये सीज़न शुरू होगा तो उसमें बार बार आता जाता रहेगा। और दूसरा बाइलेटरल इन नेचर होगा, मतलब दोनों आंखों को इन्वॉल्व करेगा, एलर्जी है और इन्फ्लेमेशन करेगी कंजक्टिवा का और कॉर्निया का। एटियोलॉजी क्या है, मतलब कोज इसका क्या है, एक्सोजिनस एलर्जन है, मतलब बाहर से इन्वायरमेंट से कोई ऐसा एलर्जन आएगा जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा और वो हाइपर सेंसिटिविटी करेगा। हाइपर सेंसिटिविटी भी कौन सी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पहले देख लेते हैं कि बाहर से हमारा कोई एलर्जन आया है, उसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे आया है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने जाके टाइप 2 हाइपर हेल्पर सेल्स के साथ सामने प्रेजेंट किया है। टाइप 2 हेल्पर सेल्स ने बी सेल्स को बोला इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ, वो भी कौन सी, आईजीई एंटीबॉडीज। ये एंटीजन शिफ्ट होती है, आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा कि उस एलर्जन के खिलाफ, इस एलर्जन के खिलाफ हमारी अब आईजीई एंटीबॉडीज बन गई है। वो आईजीई एंटीबॉडीज जाएंगी जाके मास सेल्स के ऊपर लग जाएंगी परमानेंटली। जिस टाइम ये एलर्जन आया उस टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा हमारी बॉडी की जानिब से, लेकिन अब ये मास सेल तैयार है, नेक्स्ट टाइम एलर्जन आएगा तो ही रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट टाइम एलर्जन दोबारा आया है, वो आगे लगा है एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो एंटीबॉडीज़ के खिलाफ बनी थी। साथ ही मास्ट सेल्स हिस्टामिन वगैरह, सेरोटोनिन वगैरह या अदर इन्फ्लामेटरी मटेरियल्स रिलीज़ करेगा और साथ ही वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होगी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होगा, फिर से एलर्जन आया कोई, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे गया है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस एलर्जन को टाइप 1 हाइपर हेल्पर सेल्स के पास ले गया है, प्रेजेंट किया है। टाइप 1 हाइपर सेल जो सेल्स है ना, वो असल में ये थोड़ा सा रेगुलेशन आ जाती है सेल्स के अंदर, मसला मसाइल थोड़ा सा पीछे से आ रहा होता है। तो आप लोगों को इतना ज़रूरत नहीं है कि मसला क्या चल रहा है, लेकिन आप इतना याद रख लो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टाइप 1 हेल्पर सेल्स के पास जाएंगे। टाइप 1 हेल्पर सेल्स इन रिस्पॉन्स टू ये जो हमारे आए थे बाहर से एंटीजन, इंटरल्यूकिन 1 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करेंगे। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करेंगे, एपिथेलियोइड सेल्स बन जाएंगे, जाइड सेल्स बन जाएंगे। और इंटरल्यूकिन 1 है ना जो ये वाला, ये कीमोटैक्सिस बनेगा कि बाहर से ल्यूकोसाइड्स और दूसरे इन्फ्लामेटरी सेल्स, मैक्रोफेजीज और जो जो भी वाइट ब्लड सेल्स है सारों को बुला लेगा कि यहाँ पे आके एक तरह की इन्फ्लामेशन करें हम, ठीक है। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी इसको कहेंगे सेल मीडिएटेड है, कि मतलब टी सेल्स ने मीडिएट की है, इसके अंदर एंटीजन मीडिएटेड थी टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी कि आईजीई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थी। अब चलते हैं कि मोस्टली ये ना यंग बच्चों में देखा जाएगा, 5 से 15 साल के बच्चे होंगे, वो भी बॉयज़, गर्ल्स लेस कॉमन है। आप लोगों को पेपर में केस आएगा तो बोलेंगे कि यंग बॉय है ये और वो, और ऐसे प्रेजेंट कर रहा है केरेटोकंजक्टिवाइटिस के साथ, तो अपने वर्नल को पिक कर लेना इजीली। और ये स्प्रिंग में और समर में देखा जाएगा, ऐसे मौसम गर्म शुरू होगा या फिर बाहर का मौसम आएगा तो तब ही बच्चा प्रेजेंट करेगा। और फैमिली हिस्ट्री हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर आप पूछोगे ना आपके माँ बाप को ऐसा कोई मसला मसाइल तो बच्चा बोलेगा हाँ हमारे माँ बाप को भी है था, क्योंकि ये एक एटोपिक चलता आ रहा है, एटोपी चलती आ रही है, क्योंकि जिस एलर्जन को माँ बाप सेंसिटिविटी कर रहे थे, हाइपर सेंसिटिविटी कर रहे थे, उसी एलर्जन को आगे बच्चा भी कर रहा है। तो ये फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव देखी जाएगी 2 to 3rd पेशेंट में। पैथोजेनेसिस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। और क्लिनिकल टाइप्स हैं इसकी 3 तरह की, एक पल्पेब्रल है, लिम्बल है और मिक्स्ड है। पल्पेब्रल में ये हो रहा है कि जो हमारा आईलिड है ना, उसके नीचे आप लोग मैंने बताया था कि एक पल्पेब्रल कंजक्टिवा है, वो सिर्फ उसको इन्वॉल्व करेगा, उसको हम कहेंगे पल्पेब्रल टाइप। और लिम्बल टाइप वो होगी, लिम्बल में आप लोगों को बताया था कि ये हमारा कंजक्टिवा है, ठीक है। कंजक्टिवा जहाँ पे आगे एंड हो रहा है और जहाँ पे कॉर्निया शुरू हो रहा है आगे, उसको हम कह रहे हैं लिम्बल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो पीछे से रेटिना आ रहा होता है ना, उसकी नर्वस लेयर भी यहाँ पे एंड हो रही होती है, तो उस बेस पे इसको हम लिम्बल पार्ट कह रहे होते हैं। मिक्स में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, पल्पेब्रल भी आ जाएगा और लिम्बल भी आ जाएगा। उसके बाद सिम्टम भी चलते हैं। सिम्टम में आ जाएगा बाइलेटरल इन नेचर होगा, वो मैं बता चुका हूँ, रिकरेंट है, बार बार होने वाला है, और इचिंग देखने को मिलेगी, आंखों में खारिश देखने को मिलेगी, और लैक्रीमेशन होगी, आंखों में से पानी निकलेगा, फोटोफोबिया होगा, ज़्यादा सूरज की तरफ नहीं देख पाएगा, ज़्यादा आंखों में लाइट पड़ेगी तो डर लगेगा, मतलब उसे अवॉइड ही करेगा पेशेंट। और बर्निंग सेंसेशन होगी, आंखों में खारिश हो रही है कर करके, उसके बाद तो बर्निंग भी होनी शुरू हो जाएगी। और फॉरन बॉडी सेंसेशन होगी, जैसे कुछ आंख में चला गया हुआ है, और ब्लिंकिंग इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है जब कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाता है, कॉर्निया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारी नर्व्स वगैरह प्रेजेंट है। अगर वहाँ पर हल्की फुल्की पेन हो तो बहुत ज़्यादा गंदी पेन होती है, उसकी वजह से हम ब्लिंक करते हैं, आंखों की पेन कम हो जाए। तो इसकी क्लिनिकल टाइप्स की तरफ चलते हैं, सब सारी टाइप्स को अब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा पल्पेब्रल फॉर्म। पल्पेब्रल फॉर्म में पल्पेब्रल कंजक्टिवा इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले कंजक्टिवा का हाइपरीमा देखने को मिलेगा, रेड रेड मतलब कंजक्टिवा हुआ होगा, और डिफ्यूज पेपिलरी हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। पेपिले पढ़ाए थे ना मैंने आप लोगों को, कंजक्टिवा का एक रिएक्शन हो रहा था जिसके अंदर एक ये दाना दाना बनता था, जिसके अंदर हमारी जो ब्लड सप्लाई थी सेंटर के अंदर थी, और दाना हमें ऊपर से लाल देखने को मिल रहा था,
नीचे से साइडों से येलो देखने को मिल रहा था, एक तरह का दाना है ये। तो इसके अंदर होगा पूरे डिफ्यूज़, मतलब पूरे जो कंजक्टिवा है ना, पल्पेबरल कंजक्टिवा, उसके ऊपर दाने बन जाएंगे, ठीक है, और हाइपरट्रॉफी होंगे, बड़े बड़े दाने होंगे, ठीक है। और अगर लार्ज पेपिलाई होंगे तो कोबल स्टोन या पेमेंट स्टोन अपीयरेंस देंगे। कोबल स्टोन पढ़े हुए ना आप लोगों ने, जो हमारे अक्सर गार्डन वगैरह में पड़े होते हैं, तो हम उनको नीचे बिछा देते हैं ताकि रास्ता बना ले, ग्रास के ऊपर से पत्थर बिछाए होते हैं, ठीक है, उसको हम कोबल स्टोन या पेमेंट स्टोन्स कहते हैं। तो अपीयरेंस कैसी देखने को मिलेगी, आप लोगों की डायग्राम में पता चल रहा होगा। ये हमारा सारा का सारा पल्पेबरल कंजक्टिवा है, जो मतलब आईलिड के नीचे है, और उसके अंदर हमें ये सारे पेपिलाई देखने को मिल रहे हैं, जैसे पेमेंट बनी हुई है, स्टोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, लार्ज हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और उसके बाद हमारे आ जाएंगे जाइंट पेपिलाई, उससे भी बड़े पेपिलाई, और ये कॉलीफ्लावर अपीयरेंस देंगे, मतलब जैसे बंद गोभी नहीं होती वैसी अपीयरेंस देंगे, बहुत बड़े बड़े जाइंट पेपिलाई होंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर पल्पेबरल कंजक्टिवा इन्वॉल्व है, लेकिन और भी ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होगी, और भी ज़्यादा स्फेरिटी होगी हुई है, और जाइंट पेपिलाई हो गए हुए हैं, बड़े बड़े पेपिलाई बन गए हुए हैं। डिस्चार्ज कौन सा होगा, म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा, और मतलब म्यूकस इन नेचर होगा। मतलब आप लोगों ने पढ़ा था, जो लास्ट हमने पढ़ी थी सीजनल या फिर पेरिनल पढ़ी थी, उनके अंदर स्क्रीशंस हो रही थी, वाटरी स्क्रीशंस हो रही थी, लेकिन ये इसकी हाल मार्क है कि इसके अंदर हमारा म्यूकोइड डिस्चार्ज निकलेगा, म्यूकस वाइट वाइट म्यूकस होगा, वो आंखों में से निकलेगा, जिसको हम रोपी स्क्रीशंस भी कह रहे थे। और आपको पता है वो ऊपर इतने ज़्यादा बन गए हुए हैं, दाने बन गए हुए हैं, और आईलिड भारी हो गया है, तो आईलिड की प्रोटोसिस हो जाएगी, आईलिड नीचे गिर जाएगा, ऊपर वाला आईलिड। और लिम्बल फॉर्म देखने को मिलेगी, लिम्बल फॉर्म के अंदर हमारा हाइपरीमिया होगा, बिल्कुल सेम रेडनेस देखने को मिलेगी, जो साइडों पे हमारा जो कॉर्निया उसकी साइडों पे रेडनेस देखने को मिलेगी, और साथ में एडिमा होगा, अंदर पानी भी भरा होगा, ठीक है। और जेलेटेनियस पेपिलाई देखने को मिलेगी। जेलेटिन आप लोगों ने एक प्रोटीन पढ़ी हुई है ना, कि वाइटिश वाइटिश सी प्रोटीन होती है, तो ये हमारे जो पेपिलाई देखने को मिलेंगे ना, वो ऐसे ऐसे वाइट 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 हुए होंगे, ठीक है, जेलेटिन जैसे जेली लाइक होंगे। आपको मैं डायग्राम समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये पेपिलाई हैं, ठीक है, साइडों पे जैसे जेल है, पानी सा भरा हुआ है अंदर, वाइटिश वाइटिश से। और इसका एक और साथ में हमें ट्रेंटस डॉट भी देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पेपर में पूछ लेते हो तो ये ट्रेंटस डॉट क्या है। ये आप लोगों को, ये पेपिला है हमारा, ठीक है, सेंटर में इसकी ब्लड सप्लाई, इसके ऊपर डॉट्स देखने को मिलेंगे। अभी तो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ ना, इसके ऊपर डॉट्स होंगे ऐसे, अगर सामने से बेस देख रहे हो, दाना देख रहे हो, इसके ऊपर डॉट्स देखने को मिलेंगे, तो उसको हम कहेंगे ट्रेंडस डॉट है। ये किस चीज़ के बने होंगे, इसके अंदर बेजोफिल्स होंगे। टाइप 1 जो हाइपरसेंसिटिविटी पढ़ी है ना हमारे, हमने यहाँ पे जो मास सेल्स हैं, इसके साथ बेजोफिल्स भी इन्वॉल्व होते हैं टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर। तो वो जो बेजोफिल्स हैं ब्लड से निकल के हमारे पेपिलाई के ऊपर आ जाएंगे, पेपिलाई के ऊपर आ जाएंगे, या कुछ टूटे फूटे एपिथेलियल सेल्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, तो छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे हमारे दाने के ऊपर, उसको हम कहेंगे ट्रेंटस डॉट्स। फिर मिक्स फॉर्म में चलते हैं, जिसमें हमें बोथ पल्पेबरल और लिम्बल फॉर्म देखने को मिलेगी, दोनों के सिम्टम देखने को मिलेंगे, मिक्सचर होगा। मोस्टली इन्वॉल्व करता है कॉर्नियल चेंजेस, बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। कैरेटो कंजक्टिवाइटिस हमने पढ़ा है, तो कैरेटो मतलब कैरेटो कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी मिक्स फॉर्म के अंदर। पहला सबसे पहले क्या आएगा, पंक्टेड एपिथेलियल लेजन, ये सामने हमारा कॉर्निया है, इसके अंदर छोटे छोटे जैसे चूहे ने काटे होता है ना, ऐसी ऐसी रीजन देखने को मिलेगी, छोटी छोटी सी बिल्कुल। अगर वो स्वेटिंग से चले जाएंगी तो वो मैक्रो लेजन बन जाएगी, मतलब दो ये थी पास पास, ये दोनों मिलके एक मैक्रो लेजन बना देगी, यहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगी, हल्की हल्की ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी आप लोगों को। और साथ में एक लाइन लिखी हुई है प्लाक एंड शील्ड अल्सर, मतलब आप लोगों को पता है कि ऊपर मैंने पढ़ा रोपी स्क्रीशन भी निकल रही है, तो अगर यहाँ पे कोई नीचे अल्सर बना हुआ था, वो स्क्रीशन ऊपर आएगी, और ऊपर स्क्रीशन ने कवर कर देना, नीचे अल्सर चल रहा है, ऊपर हमारी रोपी स्क्रीशन आ गई है, तो मतलब प्लाक नीचे बना हुआ है, ऊपर शील्ड भी आ गई हुई है एक म्यूकस की, तो उसको हम कहेंगे प्लाक एंड शील्ड अल्सर्स, ठीक है। और ऐसा होगा कि अब ये हमारा पूरा कॉर्निया था, साइडों में प्लाक एंड शील्ड अल्सर बन गए हुए हैं, और यहाँ से ब्लड वेसल्स भी हमारे इसके अंदर एंटर हो जाएंगी। अब यहाँ से ब्लड वेसल्स भी आ गई हैं, उसको हम कहेंगे पेरिफेरल सुपरफिशियल वास्कुलराइजेशन, न्यू वास्कुलराइजेशन होगी है। मतलब आपको पता है कॉर्निया ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई वेसल नहीं होती, अगर वेसल होगी तो हमारी लाइट डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारी इमेज नहीं बन पाएगी, लेकिन उसके अंदर वेसल चल जाती है ताकि हम इस अल्सर को रिजोल्व कर दें। ऊपर प्लाक बना हुआ है, नीचे अल्सर बना हुआ है, न्यू वास्कुलराइजेशन हुई है, वहाँ पे आके वो अपना ही काम शुरू कर देगा, फाइबर रिलीज करना शुरू कर देगा, अल्सर को रिजोल्व करने का शुरू करेगा, तो ना स्कारिंग करनी शुरू कर देगा। स्कारिंग होगी तो आप लोगों को यहाँ पे रिंग्स देखने को मिलेंगी, सब एपिथेलियल रिंग्स, वो कंजक्टिवा के अंदर भी देखने को मिलेंगी और कॉर्निया के अंदर भी देखने को मिलेगी। कॉर्निया ना जब आप उसको बहुत जूम करके देखोगे साइडों पे रिंग मिलेगी आप लोगों को, स्कारिंग हुई होगी, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सब एपिथेलियल स्कारिंग होगी। ये न्यू वास्कुलराइजेशन की वजह से सुपरफिशियल जो वास्कुलराइजेशन हो रही थी वैसल जाके वहाँ पे स्कारिंग कर दी हुई है।
फिर एक केराटोकोनस भी इसके अंदर देखने को मिलेगा जो कि बहुत कॉमन होता है वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर। केराटोकोनस क्या चीज़ है, नॉर्मली आप लोगों को मैं लेटरल व्यू से दिखा रहा हूँ, हमारा कॉर्निया, ठीक है, उतना मोटा कॉर्निया होता है, लेकिन इस केस में एक तो बारीक हो जाएगा और कॉन शेप हो जाएगा। कॉन शेप होगा तो हमारी रेज रेटिना तक नहीं पहुंच पाएंगी। जब इस शेप में था तो हमारी रेज रेटिना पे जा रही थी प्रॉपर पॉइंट के ऊपर, लेकिन जब कॉन शेप बन गया हुआ है तो रेटिना पे हमारी रेज नहीं जा पा रही, एस्टिग्मेटिज्म हो गया हुआ है, कॉर्निया अपनी शेप में ही नहीं रहा, तो उसको हम कहेंगे केराटोकोनस है। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में ये होगा कि सबसे पहले एलर्जन को अवॉइड करो। आपको पता है हर एलर्जी में एलर्जन को तो अवॉइड करना है। कोल्ड कंप्रेसिस हो तो सूदिंग इफेक्ट आना शुरू होता है, पेशेंट थोड़ा फील अच्छा करता है। और साथ में मास्ट सेल स्टेबलाइजर दो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आप लोगों को बताया था कि अगर ये हमारा मास्ट सेल है तो इसके अंदर अगर कैल्शियम एंटर होगा ना तो ही इसकी डीग्रेनुलेशन होगी, मतलब जो अंदर हिस्टामीन है, सेरोटोनिन है, तब ही वो बाहर निकलेगा। अगर हम कैल्शियम को अंदर जाने से रोक देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर यही करते हैं कि कैल्शियम को मास्ट सेल के अंदर नहीं जाने देते। इसके अंदर लोडोक्सामाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटी हिस्टामिन देंगे। एंटी हिस्टामिन में जैसे एमिडास्टिन वगैरह एंटी हिस्टामिन यूज़ करते हैं कि ताकि जो इचिंग वगैरह हो रही है वो ना हो, हिस्टामिन की वजह से हो रही होती है वो, तो एंटी हिस्टामिन दे देंगे, मसला ही हल हो जाएगा। और नाइसर देने हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारा मास्ट सेल पड़ा उसके अंदर और भी इन्फ्लेमेटरी मटेरियल रिलीज़ हो रहा है, या फिर जब वो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी है वो और भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बुला रहे हैं, तो हमने उसको डिक्रीज़ करने के लिए नाइसर देने हैं, साथ में डिक्लोफेनेक वगैरह, ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। और साथ में कंबाइंड एक्शन एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, या फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर, दोनों को एक्शन मिला के एक ड्रग्स होती हैं। ये बहुत रैपिड एक्शन है, अगर उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो आप ये ड्रग देख सकते हो। फिर टॉपिकल स्टीरॉयड वगैरह दे दो जो कि साइड इफेक्ट लेके आती हैं, कैटरैक्ट और ग्लोकोमा। इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज़ कर सकते, टेम्प्रेरी ऑन द स्पॉट अगर आपने मतलब स्पॉटिव ट्रीटमेंट करना है, ऑन द स्पॉट सुकून देना है, तो आप ये प्रेडिनिसोलोन वगैरह की टॉपिकल ड्रॉप्स दे सकते हो स्टीरॉयड के। और एसिटाइलसिस्टीन वगैरह देते हैं जो कि एक म्यूकोलिटिक एजेंट है। आप लोगों को पता है कि ऊपर हमारा रोपी स्क्रीशंस बन रही हैं, या फिर ये मैं आप लोगों को बताया था प्लाक एंड शील्ड बन रहा है, अल्सर, ऊपर प्लाक आई जा रहा है, नीचे अल्सर बनी जा रहे हैं। तो प्लाग ना बने, मतलब जो म्यूकस है वही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इस वजह से हम एसिटाइलसिस्टीन के ड्रॉप्स दे देते हैं। या टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन देते हैं, ये भी एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। अगर स्टीरॉइड्स काम ना करें या कोई बंदा स्टीरॉइड्स को एलर्जी का हो तो हम साइक्लोस्पोरिन दे के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वरना सुप्राटार्सल स्टीरॉइड इंजेक्शन भी लगाते हैं उन पेशेंट के अंदर जो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते, या कुछ जो मेडिसिन नहीं लेते मतलब किसी वजह से, या उनमें कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही, तो उनका हम जो ऊपर वाला आईलिड है या जिस आईलिड के अंदर इन्वॉल्व है उस आईलिड में पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं, फिर उसको आईलिड को रिवर्ट करके फिर नीचे वाली साइड से जहाँ से पल्पेबल का निकटा है, जहाँ दाने वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे ट्राइमसिनोलोन का इंजेक्शन दे देते हैं, तो काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और सिस्टमिक ट्रीटमेंट करेंगे उसके अंदर, जब हमारी टॉपिकल ड्रग्स काम नहीं कर रही तो उसमें इम्यूनोस्पेसिफिक एजेंट दे देंगे, ठीक है, या फिर कोई ओरल एंटीहिस्टामिन दे देंगे इचिंग वगैरह दूर करने के लिए।